हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनहांस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ट्रोजन वॉर की स्टोरी को कवर करूंगी। इस स्टोरी को सुनाने का जो मेन पर्पस था वो ये कि जो होमर ग्रीक ऑथर हैं उनका एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है इलियाड। उसकी स्टोरी ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है और होमर के इलियाड को पढ़ने से पहले हमें ट्रोजन वॉर की स्टोरी को समझना होगा। इसीलिए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रोजन वॉर की कहानी जिसे लोग सदियों से सुनते चले आ रहे हैं और इस स्टोरी ने बहुत ही रोचकता भी प्रदान की है लोगों को, और इसकी स्टोरी ने लोगों को इस हद तक दीवाना बनाया है कि बहुत से जो राइटर थे उन्होंने अपने वर्क्स में इसकी स्टोरी को एडॉप्ट भी किया है। ये स्टोरी इतनी रोचक है कि एक रानी जिसकी खूबसूरती पर एक राजकुमार इस हद तक फिदा हो जाता है कि उसको पाने के लिए वो उसका अपहरण भी कर लेता है। और इस अपमान का बदला लेने के लिए, क्योंकि रानी पहले से ही शादीशुदा होती है, और इस अपमान का बदला लेने के लिए और अपनी रानी को छुड़ाने के लिए उसका पति यानी राजा लगातार 10 साल तक युद्ध करता है, जो इस स्टोरी को बहुत ही रोचक बनाती है। इलियाड के अनुसार देवताओं के जो देवता थे ज्यूस ने पेलेस और थिटिस का विवाह कराया, और इस विवाह में जितने भी देवी देवता थे उनको इनवाइट भी किया। लेकिन उनमें से एक देवी थी जो संघर्ष की देवी, जिनका नाम इरिस था, उनको इनवाइट नहीं किया जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और वो मेहमानों के बीच में एक गोल्डन एप्पल फेंक देती हैं। उस गोल्डन एप्पल पर लिखा होता है, सबसे पहले वर्ड लिखा होता है। इस पर जो 3 देवियां होती जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, उनमें से जो पहली का नाम था हेरा, दूसरी का एथेना और तीसरी जो गॉडेस थी एफ्रोडाइट, इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि वो एप्पल को कौन खाएगा। तो इसका फैसला लेने के लिए ज्यूस को अपॉइंट किया जाता है। ज्यूस सोचने लगता है कि अगर मैं इनमें से किसी एक का भी नाम लूँगा तो उसमें से दो गॉडेस नाराज हो जाएंगी, और ऐसी परिस्थिति में वो पेरिस के जो युवा राजकुमार होते हैं, जिनका नाम पेरिस ही होता है, उनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। तीनों रानियां, तीनों जो देवियां होती हैं, वो पेरिस के पास जाती हैं। पेरिस कोई भी निर्णय नहीं ले पाता कि ये सेब किसको दिया जाए। इस पर जो तीनों गॉडेस होती हैं वो पेरिस को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती हैं, अपने जाल में फांसने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम ये मुझे, उसमें जो सबसे पहली गॉडेस होती है हेरा, वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये गोल्डन एप्पल दोगे तो मैं तुम्हें राजनीतिक शक्ति दूंगी, तुम्हें एशिया के महाद्वीप का राजा नियुक्त कर दूंगी। दूसरी जो गॉडेस होती हैं एथेना, वो कहती हैं कि अगर तुम मुझे एप्पल दोगे, ये जो गोल्डन एप्पल है दोगे खाने को, तो इस युद्ध में ज्ञान और मैं तुम्हें महान कौशल दूंगी, यानी तुम्हें बुद्धि और कौशल प्रदान करूंगी। उसमें जो तीसरी गॉडेस होती है एफ्रोडाइट, वो कहती है कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, जो कि स्पार्टा की राजकुमारी हेलन है, उसको तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगी। पेरिस उसकी बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो जो एप्पल होता है वो एफ्रोडाइट को दे देता है। इसके बाद वो अपने शहर ट्रॉय वापस आ जाता है। आगे की स्टोरी में पेलेस और थिटिस का एक बेटा होता है जिसका नाम एचलीज होता है। उसके बारे में 2 भविष्यवाणियां कही गई थी। उसमें जो पहली भविष्यवाणी थी वो ये थी कि वो एक गौरवशाली युद्ध का नेतृत्व करेगा, यानी एक युद्ध में वो भाग लेगा, लेकिन वो युद्ध में मारा भी जाएगा। दूसरी जो भविष्यवाणी थी वो ये थी कि उसकी मदद के बिना ट्रॉय शहर कभी भी जीता नहीं जा सकता। फ्रेंड्स,
एचलीस की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी और उसको डिटेल में डिस्कस भी करूँगी। आइए आगे बढ़ते हैं हेलन की स्टोरी पर। इसी बीच जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला राजकुमारी हेलेन, जो कि स्पार्टा के किंग टिंडारस की बेटी थी, उससे शादी करने के लिए बड़े बड़े महान योद्धा तैयार थे। लेकिन सभी राजकुमारों को ये भी डर था कि इसकी खूबसूरती कहीं युद्ध का कारण न बन जाए, और वो जो स्पार्टा के राजा थे उनकी बहादुरी से भी बहुत डरते थे। ऐसे में राजा टिंडारस को डर सताने लगा, यानी वो बहुत डरे हुए थे कि कहीं सभी के बीच एक तनाव की स्थिति न पैदा हो जाए, और वो राजकुमारी को लेकर हमेशा परेशान रहने लगे। उन्हीं में से एक ग्रीक योद्धा था जिसका नाम ओडिसीज था। उसने इस समस्या को हल करने के लिए मदद की गुजारिश की। उसकी बातों से टिंडारस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और सहमत भी हो जाते हैं। ओडिसीज कहता है कि सभी ग्रीक योद्धाओं ने शपथ ली है कि वे जोड़े की रक्षा करेंगे, चाहे दूल्हा कोई भी हो। यानी हेलेन की शादी जिस भी राजकुमार से होगी, तो ग्रीक के जितने भी योद्धा हैं हमेशा इस जोड़े को की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ये शपथ लेते हैं। और इसी बीच टिंडारस की जो राजकुमारी हेलेन होती है उसका विवाह मेनिलॉस से कर दिया जाता है। वादे के मुताबिक जो एफ्रोडाइट होती है वो पेरिस को हेलेन का दिल जीतने में मदद करने का फैसला कर चुकी होती है। उसने पहले ही वादा किया था कि अगर तुम ये मुझे एप्पल दोगे तो मैं जो स्पार्टा की राजकुमारी हैं हेलन, उसको तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उसने एक योजना बनाई और पेरिस को स्पार्टा बुलाया, जहां पर हेलन ने पेरिस का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उस समय जो हेलन के पति थे मेनिलॉस, वो अपने मृत चाचा को दफनाने के लिए कहीं दूर स्थान पर गए हुए थे। पेरिस जब हेलेन को देखता है तो उसकी खूबसूरती पर वो दीवाना हो जाता है। इसके बाद पेरिस हेलेन का अपहरण कर लेता है और उसे अपने नगर ट्रॉय ले आता है। ये बात हेलेन के पति को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि जो ट्रॉय का राजकुमार है पेरिस उसकी पत्नी को अपहरण करके ले गया है। तो वो उसे वापस लाने के लिए कसम खा लेता है और अपने ग्रीक राजाओं के साथ समुद्री मार्ग से कई जहाज़ों पर सवार होकर ट्रॉय की ओर चल पड़ता है। लंबी यात्रा के बाद जो जहाज़ होता है वो ट्रॉय शहर के किनारे पहुंच जाता है। ट्रॉय शहर के किनारे ही पहुंच गया था तो बहुत भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है दोनों राज्यों के बीच में। ट्रॉय और ग्रीक के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। उन दिनों ट्रॉय जैसे शहर, जो ट्रॉय शहर था, उसकी जो दीवारें थी बहुत ही ऊंची ऊंची थी, जिसे हम किला कहते हैं, और उसमें एक मुख्य द्वार होता था जो बहुत ही मजबूत था, जिसे तोड़े बिना किले के अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता था। इसी तरीके से कई सालों तक, कई महीनों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन कुछ भी फैसला नहीं हो सका। लड़ाई इस तरीके से कई महीनों तक चलती रही, लेकिन ग्रीक लोग उस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, और ना ही जो ट्रॉय के निवासी थे, जिन्हें हम ट्रोजन कहते हैं, वो भी ग्रीक को भगाने में सफल नहीं हो सके। इस प्रकार से 9 साल बीत जाते हैं। अब ग्रीक सैनिकों को भी अपने घर की याद सताने लगती है। वो अपने घर वापस जाना चाहते थे और इसके लिए वो राजा से अनुमति मांग रहे थे। इस पर ग्रीक का जो एक बहुत ही महान योद्धा था जिसका नाम ओडिसियस था, उसने एक योजना बनाई और अपने सिपाहियों को और जो योद्धाओं थे उनको बताई।
वह अपने सभी सिपाहियों को अपने पास बुलाकर उन्हें अपनी योजना बताने लगा। वो कहता है कि हमें एक लकड़ी का घोड़ा बनाना चाहिए। घोड़ा इतना बड़ा होगा जिसमें हमारे कुछ बहादुर सिपाही आराम से उसमें छिप सकेंगे और हम लोग उस घोड़े को उनके मुख्य द्वार यानी ट्रॉय के मुख्य द्वार के पास छोड़ देंगे। उनमें से कुछ सैनिक बोले, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम लोग कायर नहीं हैं, हम अपनी रानी को लिए बिना ट्रॉय से वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद ओडिसियस उन सैनिकों को समझाते हुए कहता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सिर्फ वापस जाने का नाटक करेंगे। हम लोग इस द्वीप से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर होंगे। इस पर एक सैनिक होता है, वो पूछने लगता है, फिर घोड़े का क्या होगा? ओडिसियस कहता है, यही घोड़ा हमें विजयी बनाएगा। ट्रोजन के लोग सोचेंगे कि हम लोग हार मानकर वापस चले गए हैं और जाते हुए एक गिफ्ट उनके लिए छोड़ गए हैं। वे लोग निश्चित रूप से अपने इस विजय प्रतीक को अपने शहर के अंदर ले जाएंगे और वे जश्न मनाने लगेंगे। जब वे नाचते गाते इतने थक जाएंगे तो हमारे जो ट्रोजन सैनिक हैं उस घोड़े से बाहर आकर उन पर आक्रमण करेंगे और उनका सिग्नल मिलते ही हम लोग वापस आकर ट्रॉय पर हमला कर देंगे। इससे हम लोगों की जीत होगी। ये बात सुनकर जितने भी सैनिक होते हैं उनके अंदर एक जोश आ जाता है और वो कहते हैं, वाह, तब तो हमारी जीत पक्की है। ग्रीक लोगों ने अपने सबसे कुशल कारीगरों को लकड़ी का एक घोड़ा बनाने में लगा दिया। लकड़ी के उस मजबूत और विशाल घोड़े में एक गुप्त दरवाजा भी बनाया गया कि किसी को पता ना चले, और जो ट्रोजन हॉर्स था उसके मुंह को खुला छोड़ दिया गया, जिससे जो उसके अंदर छिपे हुए सैनिक हैं वो आराम से सांस भी ले सकें। जब घोड़ा तैयार हो जाता है तो ग्रीक ने उसे ट्रॉय शहर के मुख्य दरवाजे के पास छोड़ दिया और वापस लौटने का नाटक किया। नेक्स्ट सुबह ट्रोजन लोगों ने युद्ध भूमि को खाली पाया। उन्हें कहीं पर भी ग्रीक नहीं दिखाई दे रहे थे। गेट के बाहर सिर्फ उन्हें एक ट्रोजन हॉर्स दिख रहा था। यह शांति का उपहार है। लग रहा है कि ग्रीक लोग चले गए हैं। जो ट्रोजन के सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि लग रहा है कि ग्रीक लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे सैनिक थे जो ये सोच रहे थे कि हो सकता है ये ग्रीक की कोई चाल है। लेकिन मेजॉरिटी उन सैनिकों की ज़्यादा थी जो लोग ये समझ रहे थे कि ग्रीक ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और हमारे लिए गिफ्ट छोड़ गए हैं। इस पर जो ग्रीक के लोग थे उस ट्रोजन हॉर्स को अपने विजय प्रतीक के रूप में देखने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये उनकी देवी एथेना के लिए एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट होगा। उनमें से जो कुछ ट्रोजन वॉर को अभी भी संदेह हो रहा था कि ये हो सकता है कि ग्रीक के सैनिकों की, योद्धाओं की कोई चाल है, लेकिन जो ट्रोजन के लोग थे वो इस खुशी से इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने उन सैनिकों की बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ट्रॉय के विशाल दरवाजे को खोल दिया गया। ट्रोजन हॉर्स को उस शहर के अंदर ले जाया गया और लोग खुशी से आनंद मनाने लगे। कई घंटे तक जश्न मनाने के बाद जब सभी ट्रोजन सैनिक थक जाते हैं और नींद उनको आने लगती है तो रात के सन्नाटे में ट्रोजन हॉर्स में थोड़ी सी हलचल होती है। कुछ सैनिक उससे दबे पांव बाहर निकलते हैं और ट्रोजन पर हमला बोल देते हैं। ग्रीक सैनिक थके हुए होते हैं और उन्हें नींद भी बहुत आ रही होती है, तो वो लोग ग्रीक के जो सैनिकों से उनसे आक्रमण नहीं कर पाते हैं और मारे जाते हैं। ट्रॉय सैनिक इनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसी दौरान जो जहाज वाले सैनिक भी जो किसी दूसरे द्वीप पर छुपे हुए थे वो भी आकर आ जाते हैं और ट्रॉय शहर को विध्वंस करने लगते हैं। सुबह होते होते ट्रॉय शहर तहस नहस हो जाता है। रानी हेलेन को सुरक्षित बचाकर ग्रीक उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और इस तरीके से ग्रीक लोगों की विजय होती है और ट्रोजन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो ये थी ट्रोजन वॉर की स्टोरी, जिसे मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच।